देखो अच्छा, आज देखो संविधान सभा के बारे में कल हमने बता दिया था, है ना, कि सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग कब हुई थी, तो 1885 में सरदार बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी बार किसने की थी, तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। फिर कब हुई थी, तो 2 साल बाद 1924 में, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसके 10 साल बाद किसने की थी, 1934 में किसने की थी, एम.एन. रॉय, ठीक है। ये महत्वपूर्ण नेता थे उस समय के, ठीक है। उसके बाद फिर कब हुई थी, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने खुदे बना लिया था कि हम अपनी संविधान सभा का गठन करेंगे, और इस संविधान सभा का जो गठन होने के बाद इसका निर्वाचन सदस्यों का कैसा होगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और उस समय इनका साथ किसने दिया था, तो आईएनसी के सदस्यों ने दिया था। आईएनसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। किसने की थी, लॉर्ड डफरिन ने की थी। लॉर्ड डफरिन ने कौन उद्देश्य की थी, कि हमारी मदद होगी इससे, लेकिन वो उसका हो गया उल्टा, समझ पाए। 1885 के बाद फिर क्या हुआ, 1985 बोल रहे हैं, 1938 के बाद 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। कौन आया था, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों ने क्या कहा था, हम तुम्हें अधिराज्य देंगे, है ना। अधिराज्य का मतलब आधा तुम हमारी वर्ल्ड में मदद करो, लेकिन भारतीयों ने नकार दिया था इसके बाद। फिर उसके बाद क्या हुआ था, क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स कौन था, अंग्रेजों का एक अधिकारी था, बड़ा ब्रिलियंट था, और वो जब आया यहाँ पे तो उसको भी लोगों ने वापस कर दिया, ठीक। और वो उस समय जब वो आया था तो उसका उद्देश्य क्या था, उसने कहा था कि भारतीयों से कि आप हमारे वर्ल्ड वार में आप साथ दीजिए, और हम क्या है भारत को पूर्णतः स्वतंत्र कर देंगे। उसके बाद जब इनको लगा कि भारत अब जो है ऐसे नहीं मानेंगे, तो उन्होंने मान लिया कि अब भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो 1946 में कौन मिशन आया, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, 3 लोग थे। कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया, क्योंकि ब्रिटिश की जो संसद थी वहाँ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वहाँ के वे 3 लोग थे, ठीक है। तो उन्हीं के आधार पे कैबिनेट मिशन नाम पड़ा, और 3 लोग थे। क्या क्या नाम था उनका, पहला नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम क्या था, क्रिप्स था, है, और तीसरा कौन था, अलेक्जेंडर, उसका एवी अलेक्जेंडर उसका नाम है, ठीक है। इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन था, पैथिक लॉरेंस था, ठीक। यहाँ तक हमने कल बता दिया था। उसके बाद इनको रिपोर्ट सौंपनी थी, किनको, इन कैबिनेट मिशन के तहत इनको रिपोर्ट सौंपनी थी कि संविधान सभा का गठन किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो उस रिपोर्ट के आधार पर अब हम देखेंगे कि संविधान सभा की जो रिपोर्ट दी गई थी, तो उन्होंने रिपोर्ट में क्या बनाया था, कितने सदस्य होने चाहिए, कहाँ कहाँ से कितने सदस्य आएंगे, तो वो उसके आगे की कहानी अब इसमें देखेंगे, हम समझेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा में जो रिपोर्ट दी गई थी उसके आधार पर देखेंगे। तो जो रिपोर्ट दी गई थी वो मका लिखा था, उन्होंने बताया था कि जो संविधान सभा में कुल सदस्य होंगे वो कितने होंगे, 389। बिल्कुल आपको याद रखना, ये जो पहली बार रिपोर्ट, अभी बाद में जब भारत अपना स्वतंत्र होगा तब सदस्यों की संख्या अलग हो जाएगी, जब भारत और पाकिस्तान अलग होगा। अभी ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान अलग कहाँ होगा। पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग से एक पार्टी थी। जब भारत का ये चल रहा था संविधान सभा की मांग, तो एक पार्टी कांग्रेस तो पहले ही बन चुकी थी, आईएनसी कब बन गई, 1885 में बन चुकी थी। लेकिन बीच में ये मुसलमानों का प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में हमने एक्ट पढ़ा था 1909 वाला, तो उसमें क्या हुआ था, मुसलमानों ने बाद में धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना ली, जिसका नाम था मुस्लिम लीग। क्या नाम था, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो वो आएगी बाद में, तो अभी जानेंगे कि मुस्लिम लीग वो जो है अलग देश की मांग क्यों करने लग गई। तो अभी पहले याद देखिए, तो संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389। कितने कुल सदस्य थे, 389। 389 में 296 जो सदस्य थे, ठीक है, ये निर्वाचित होकर के आएंगे। इसका मतलब टोटल सदस्य थे 389। 389 में 296, 389 में 296 का निर्वाचन होगा। निर्वाचन मतलब चुनाव समझ लो तुम अभी, ठीक है। जबकि 93 सदस्य जो थे, ठीक है, ये देसी रियासत के थे। अब देसी रियासत क्या होता है, तो देसी रियासत का मतलब ये है कि पहले भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, तो वहाँ के राजा महाराजा अपना क्षेत्र अपना अधिकार में रखे थे। अधिकार राजा महाराजाओं का था उस क्षेत्रों में, लेकिन क्या है, वो चलाते तो शासन अपना था, लेकिन रेवेन्यू जितना होते थे कलेक्ट करके अंग्रेजों को देते थे। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू थी राजाओं की थी, लेकिन पैसा इसे जो कमा करके और उनको अंग्रेजों को देना पड़ता था, क्योंकि इंडिया तो पूरा गुलाम था। तो देसी रियासत क्या था, यहाँ के राजा महाराजा जो थे वो यहाँ से आएंगे, लेकिन इनका चुनाव नहीं होगा। अपने क्षेत्र के महाराजा हैं तो वही आ जाएंगे, बस उनको बना दिया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो देसी रियासत कितनी थी, 93, ठीक है। निर्वाचित कितने होंगे, 296। टोटल कितने थे, टोटल 389। टोटल कितने थे, 389 में से 296 का निर्वाचन होगा, और 93 देसी रियासत से राजा महाराजा आएंगे, वहाँ डायरेक्ट जा करके वहाँ पे सदस्य बन जाएंगे, ठीक। समझ पाए। फिर एक बात कर लो, टोटल 389, 296 का निर्वाचन और 93 का देसी रियासत के द्वारा वो आ जाएंगे, ठीक है, राजा महाराजा। अब देखो, अब इसके बाद जो 296 जो थे,
इनका भी निर्वाचन ऐसा अलग अलग क्षेत्रों से होना था। तो हुआ क्या था कि 292 सदस्य जो थे ये प्रांतों से आए थे। तो प्रांत क्या थे उस समय, जैसे वर्तमान समय में क्या है, राज्य हमारे जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये सब राज्य है ना अपने भारत के, टोटल 28 राज्य हैं। उस समय जो राज्य थे, यानी इस उत्तर प्रदेश बिहार इनकी तरह जो राज्य थे उनको प्रांत कहते थे उस समय। समझ पा रहे हो नहीं? तो ये जो थे राज्य यानी प्रांत, ये अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों के अधीन तो पूरा भारत था, लेकिन ये पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन थे। इसके अलावा कुछ 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता है, देखो जैसे समझ लिए वर्तमान समय में क्या है, जो राज्य होता है, राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है कि नहीं। अब भाई अपने देश में क्या है, अपने राज्य जितने राज्य सभी राज्यों का अपना अपना मुख्यमंत्री है कि नहीं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, जैसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, देख वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं नहीं, गवर्नर राज्यपाल बना दिए जाते हैं, है ना, गवर्नर बना दिए जाते हैं। ठीक, तो वैसे ही क्या था कि 292 सदस्य जो आएंगे वो प्रांतों से आएंगे। तो प्रांत कैसे थे, जैसे वर्तमान समय में राज्य हैं, तो राज्यों की तुलना प्रांतों से करोगे उस समय। लेकिन जो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो यहाँ पे इसकी चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की तुलना वर्तमान समय में हम केंद्र शासित प्रदेशों से करेंगे। ठीक है, तो उस समय चीफ कमिश्नरी यानी जो वहाँ का प्रमुख बनाया जाता था वो कमिश्नर बनाया जाता था, मतलब एक अधिकारी बना दिया था, तो वही के अंडर सब कुछ रहता था। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र उतने उस समय थे कितने, 4। तो भाई 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो 4 लोग वहाँ से आएंगे ना, है ना। तो देखो तो कौन कौन से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उसको बिल्कुल याद रखना। पहला था दिल्ली तो जानते हैं सब लोग। दूसरा था बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। इस समय जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान वालों पे बहुत आतंक डालते हैं, तो वो यूएनओ में जाकर के कहते हैं कि हमें अलग देश बनाना है। समझ रहे हो कि नहीं। तो बलूचिस्तान पहले इंडिया एक ही था ना। तो ये पहला था कौन था, दिल्ली, दूसरा था बलूचिस्तान, तीसरा था मेवाड़ राजस्थान में है ना। ये सब लोग जानते हैं मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, है ना, वहाँ के बारे में। तो सबसे पहला दिल्ली, कितने क्षेत्र थे, दिल्ली, फिर उसके बाद दूसरा कौन था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और उसके बाद मेवाड़, और तीसरा जो है कुर्क। इसको याद रखना है, कुर्क जो है, ये बिल्कुल क्वेश्चन आया था एक बार। कुर्क जो है ये देशी रियासत क्षेत्र जो है, सॉरी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे, 4। कौन कौन सा, दिल्ली, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा मेवाड़, चौथा कुर्क कहाँ, कर्नाटक में। समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक, तो ये 4 हो गए। इसके बाद ये तो तुम समझ में आ गया होगा प्रांत वगैरह, है ना। देखो अच्छा, तो इस तरीके से निर्वाचन हुआ था इन लोगों का। कहाँ से हुआ था, फिर से एक बार रिवाइज करो। टोटल थे 389 में से 296 का निर्वाचन होता था। 296 में निर्वाचन जो हो रहा था, 292 और 4 अलग। 292 कौन थे, प्रांत कौन थे, जो वर्तमान समय में जो राज्य हैं वैसे के जैसे ये प्रांत थे। ठीक है, और ये 4 कौन थे, तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या, यहाँ जो है कमिश्नर केवल होता था। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, गवर्नर नहीं होता था। जैसे वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, राज्य को चलाने के वर्तमान समय में कौन होता है, प्रमुख, मुख्यमंत्री होता है कि नहीं। वैसे उस समय राज्यों को यानी प्रांतों को चलाने के लिए गवर्नर होते थे। गवर्नर या गवर्नर जनरल बना दिया गया था बाद में, जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उनको वायसराय कहा जाने लगा था। ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं। इसको प्रांतों को चलाने के लिए, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को चलाने के लिए कमिश्नर वहाँ के होते, इसीलिए उसका नाम है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। प्रांतों को चलाने के लिए मुख्यमंत्री की तरह कौन वहाँ पे होते थे, गवर्नर। बाद में उनको गवर्नर जनरल कहा जाएगा, फिर वो बाद में क्या कहा जाने लगा, वायसराय। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तीनों लोगों का नाम अलग अलग हो गया है। अब ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना, जो हमने आपको भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था, तो बताया था कि नाम कैसे कैसे चेंज हुआ था उनका। तो यहाँ तक समझ पाए। ठीक, इसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हम ये समझते हैं कि जो इनका निर्वाचन हुआ था, इनकी तो कहानी खत्म। ये तो सीधे आए, बस हम बता दिए कि हम भैया शासक वहाँ के हैं, मेवाड़ के हैं, या कहीं की बता दिया, कोई भी जो देशी रियासत क्षेत्र है वहाँ के हैं, तो सीधे आ गए, वो राजा हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं। उनका निर्वाचन थोड़ा करने की जरूरत है, उनका चुनाव का करना, वो सीधे आ गए, उनका वो सदस्य बन गए, राजा थे क्योंकि वो, है ना। और एक बात यहाँ पे और याद रखना है, हैदराबाद ये एक देशी रियासत थी। हैदराबाद उस समय, जो हैदराबाद इस समय एक शहर है, लेकिन उस समय पूरा एक देशी रियासत थी, राज्य की तरह बहुत बड़ा एरिया था। तो हैदराबाद जो थी, इसने कहा था हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो आपसे पूछ लेगा कि हैदराबाद जो है संविधान सभा के गठन में कौन सा देशी रियासत शामिल नहीं हुआ था। तो आपको याद रखना, हैदराबाद एकमात्र देशी रियासत थी जो कि गठन में शामिल नहीं हुई थी। समझ पाए। ठीक, अब अच्छा इनका चुनाव, अब इनकी बात करते हैं, इनकी बात करते हैं। ठीक, जो कि निर्वाचित होकर के आए थे, तो इनकी बात करते हैं। तो ये इनका चुनाव कैसे हुआ था, किस पद्धति के आधार पर इनका चुनाव किया गया था, कैसे चुन करके आए थे। तो देखो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है। तो अभी से वर्तमान में आप देखते हो, तो वर्तमान में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ना,
तो इन लोगों का या एमएलए वगैरह का चुनाव होता तो क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट एमएलए का मतलब समझते हो, विधानसभा में जो तुम्हारे यहाँ से एमएलए को हिंदी में क्या कहते हैं, विधायक सांसद ये जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इनको चुनाव करने के लिए क्या आता है, यहाँ से वोटिंग कराई जाती है, जनता वोट देती है, उनके बाद वो जीत जाते हैं, और जब जीत गए तो उनकी पार्टी जीत गई, उन पार्टी में से किसी एक को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री। ऐसा तो होता है। तो इस पद्धति को कहते हैं जिसमें जनता वोट सीधा डायरेक्ट दे और उसके बाद जिनका वोट दिया गया जिस पार्टी को, उसी में से किसी एक को बना दिया जाए। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे तौर पर जनता वोट दे रही है और सीधे जाकर के बन जाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन एक जिसे राज्यसभा होगा, तुम लोगों ने शायद सुना होगा, राज्यसभा एक विधान, ठीक है, विधानसभा राज्यसभा सुना है, अभी पढ़ाएंगे डिटेल में आगे। तो राज्यसभा में क्या होता है, वहाँ के जो सदस्यों का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, उनका ऐसे जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं होता है, जनता नहीं चुनती उनके सदस्यों को। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब वो जब डिटेल में वो राज्यसभा में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा। समझ पाया कि नहीं। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने आपको बताया संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे, देखो सबसे पहले क्या किया था, जनता ने प्रांतों से प्रतिनिधियों के लिए वोट लिया था, यानी प्रांतों के लिए प्रतिनिधि को चुना था। इस समय यहाँ पे समझ लो, जैसे जनता ने किसको चुना था, मान लो हमारी यूपी है, समझ लो, ठीक है। तो यूपी से कौनों का खड़ा कर दिया गया संसद के लिए। तो जनता 3-4 लोग खड़े हुए तो उनको वोट दे दिया गया। किनको वोट दे दिया गया, जो यूपी से खड़े हुए हैं, है ना। तो 3-4 लोग खड़े हुए, उनमें से किसी को वोट दे दिया, ये कोई जीतेगा। तो क्या जनता ने प्रांतों के प्रतिनिधियों के लिए वोट दिया। तो जनता क्या किया, राज्य जो प्रांत होते थे उससे किसी एक को जिता दिया। जैसे उस समय जो बंगाल था, बंगाल से भीमराव अम्बेडकर आए थे जीत करके, ठीक। तो अब वो जब आएंगे तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जब सब जीत के यहाँ पे आ जाएंगे, सभी प्रांतों से आ जाएंगे, तब अब वहाँ पे ये लोग डिसाइड करेंगे कि अब संविधान सभा के लिए किन सदस्यों को इनमें से बनाया जाए। नहीं समझ पाए भाई, संविधान सभा में लोगों को चुनना था, तो सबसे पहले जनता ने चुना, हर प्रांत से भेज दिया गया लोगों को भाई, जितने उतने उस समय प्रांत थे उन प्रांतों से लोगों को चुन के भेज दिया गया। अब जब चुन के सारे लोग इकट्ठा हो गए, तब अब उनमें से ये लोग चुनेंगे कि अब संविधान सभा के सदस्यों के लिए हमें किन सदस्यों को रखना है, ठीक। तो इनडायरेक्ट रूप से हो गया कि नहीं। और ऐसे काम यहाँ होता है, देखो जनता चुनती है विधानसभा के सदस्यों को, अब विधानसभा में से फिर राज्यसभा के सदस्य चुना जाता है। आया समझ में कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल यही वाला तो आपसे पूछेगा कि जब हमारे देश में संविधान सभा का निर्माण हो रहा था, क्वेश्चन आया है 2-3 बार, संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय उन सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के आधार पर हुआ था। तो पद्धति पूछेगा तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। लेकिन अगर पूछेगा कि वर्तमान भारत में उस पद्धति से किस सभा का निर्वाचन होता है या चुनाव होता है, तो किसका बताओगे, राज्यसभा का। किसका बताओगे, समझ पाए, क्लियर। अच्छा, अब देखो एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और पूछता है, ये कहेगा कि जो संविधान सभा में जो व्यक्ति जो चुन करके आ रहे थे, वो एक व्यक्ति, संविधान सभा का एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इसका मतलब हुआ कि एक सदस्य जो चुन कर आया है कितनी जनसंख्या का नेता था। प्रतिनिधित्व का मतलब जो चुन करके आया है वो कितनी जनसंख्या का नेता था। तो एक जो व्यक्ति चुन कर आएगा, जैसे भीमराव अम्बेडकर कहाँ से, बंगाल से चुन करके आ रहे थे, तो वो कितनी जनसंख्या पर अकेले आए थे। कितनी जनसंख्या की बात करने के लिए संविधान सभा में अकेले आए थे, 10 लाख। कितनी, आपको याद रखना है, 10 लाख जनसंख्या की, ठीक है। कितनी जनसंख्या के लिए, 10 लाख जनसंख्या के लिए। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे वो कितनी जनसंख्या का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो 10 लाख जनसंख्या पर वो आया था एक व्यक्ति। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब इसके बाद देखो संविधान सभा में सीटों का वितरण, ये देख लेते हैं। सीटों का वितरण इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने आपको बता दिया था कि वैसे जब मुस्लिम को अलग कर दिया गया था, सिखों को अलग कर दिया गया था, किसने कर दिया था, तो अंग्रेजों ने कर दिया था। इनकी मतलब चुनाव के जो होते हैं ना, वैसे अभी चुनाव जो होता है तो क्या होता है, सीट आरक्षित कर दी जाती है। जनरल की सीट कभी अलग आती है, ओबीसी की कभी अलग आती है। वैसे इन्होंने आरक्षित कर दिया था कि सामान्य वोट होंगे, सामान्य मतलब हिंदू, कांग्रेस, आईएनसी वाले सभी जातियाँ इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसमें 213 सीट दी गई थी चुनाव में, जबकि मुस्लिम लीग जो थी उसके लिए 79 दी गई थी, सिखों के लिए 4 दी गई थी। तो अब जब भैया चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद ये जून जुलाई में रिजल्ट आया था इनका चुनाव के बाद कि कौन कितना जीतेगा। जो जितनी ज़्यादा सीट जीत के लाएगा भाई उसका दबदबा उतना ज़्यादा होगा संविधान सभा में। वो जो बात कहेगा उसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे हो। तो हमने क्या बताया, टोटल सामान्य सीट कितनी थी, 213। मुस्लिम लीग की कितनी थी, 79, ठीक है। और सिख कितनी थी, 4,
सिखों की 4 थी। तो जब चुनाव हुआ तो रिजल्ट जब आया तो जो जर्नल यानी सामान्य था ये 208 सीटें जीत कर आ गए। सामान्य कितनी जीत के आ गया? 208। थी कितनी? 213। 213 में 208 जीत गए थे। मुस्लिम लीग के कितने जीते थे? 73 हैं। और ये सिख जो थे ये 4 में से 1 जीते। अब अगर अनुपात रेशियो देखोगे तो रेशियो सबसे कम अगर आएगा तो शायद इनका सिखों कहा जाएगा है। और देखो सबसे ज़्यादा अगर सीटों जिनके सबसे ज़्यादा दबदबा जो था इन्हीं के लोगों का था, क्योंकि 213 में से कितनी कम सीटें अगर जीते हैं तो 5 कम जीते हैं। यहाँ मुस्लिमों का देखोगा तो इनका अनुपात कम निकलेगा, तो 6 कम जीते हैं। और इनका तो और कम निकलेगा, इनका तो और कम ही, तो 4 में से 3 कम जीत गए। ठीक है, तो मतलब अगर अनुपात निकालोगे तो सबसे बढ़िया रेशियो इनका निकल के आ रहा था सामान्य सीटों का। ठीक, तो इनकी बात संविधान सभा में ज़्यादा मानी जाएगी। जो ये बात कहेंगे INC वाले यानी जर्नल वाले, जर्नल मतलब सभी जातियाँ, हिंदू धर्म की सभी जातियाँ, तो वो जो बातें कहेंगे उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी। तो ये क्या मुस्लिम लीग वाले जो थे ये पहले से चिड़े हुए थे कि हमारी बात मानी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती है, और जो हम संविधान सभा में हम कम सीटें जीते हैं तो जो हम कहेंगे वो बात मानी नहीं जाएगी। जब नहीं मानेंगे तो ये बस ये क्या करने लगे कि दंगा फैला दिए। ये मुस्लिम जो लीग के जो सदस्य थे इन्होंने दंगा फैला दिया कि क्या हुआ कि जो भी नॉर्मल जा रहा है कहीं इसको मार दें कहीं इसको मार दें, दंगा फैल गया। और उसके बाद जो कैबिनेट मिशन आया था उसमें कह दिया कि नहीं, हम अंग्रेज़ों से कह दिया कि हमारा जो है निर्वाचन कुछ नहीं करना, हमें इन भारतीयों के साथ नहीं रहना, हमारा अलग देश बना दिया जाए। ठीक है, अलग देश की मांग करने लग गए और बवाल वहाँ ज़्यादा मच गया। तो उस समय के नेता जो INC के थे उन्होंने ये कहा कि भाई देश में जो है शांति बनी रहनी चाहिए, भले ही हमारा बंटवारा क्यों ना हो जाए। तो देखो हमने बताया था कल कि उस समय जब वो क्रिप्स आया था तब वो कह रहा था कि इंडिया को बर्बाद करना चाहें जैसे हम बर्बाद करें। बर्बाद करने का मतलब इतना ज़्यादा पैसा यहाँ से हम कलेक्ट कर रहे हैं, तोड़ देंगे कोई 2-3 भागों में, बढ़िया हो जाएगा सिस्टम, छोटा हो जाएगा देश, है ना। तो वो उस समय मौका नहीं था, क्योंकि उस समय जब हमने बताया था क्रिप्स मिशन आया था भारत में, तब उस समय क्योंकि अगर बोल देता वो ऐसा करता तो जनता भड़क जाती, खुद इनके ऊपर उल्टा पड़ जाता। लेकिन ये बढ़िया मौका था उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग खुद अपना अलग सिस्टम बनाई हुई थी। वो कह रही थी, खुद मांग कर रही थी कि हमें अलग देश बना दो, बस हमें यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, और दंगा फसाद अलग कर रही थी। तो बस जैसे जाकर उसने कैबिनेट मिशन से बात कही, तुरंत क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग देश बनाने की घोषणा की जा चुकी थी यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, क्लियर आया समझ में। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब पाकिस्तान अलग होगा, पाकिस्तान अलग बन जाएगा, इंडिया अलग बन जाएगा, तब वहाँ पे फिर सदस्यों की संख्या कम होगी। भाई जब आधे सदस्य उधर चले जाएंगे, भाई टोटल 389 थे, आधे उधर चले जाएंगे पाकिस्तान में, तो कुछ सदस्य बचेंगे इधर इंडिया में। तो जितने बचेंगे तो वो फिर पढ़ेंगे कि कितने सदस्य बचे थे जब पाकिस्तान अलग हो चुका था। जब पाकिस्तान अलग हुआ तब सदस्य कितने बचे थे, और सबसे पहले सदस्य कितने थे, तो 389 थे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में फिर उसके आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? नोट कर लो।